Hello and welcome to our channel Blade Learner, and today we are going to continue the series जिसमें कि हमने पिछले लेक्चर में जहेंद्र शाह तक पढ़ लिया था। और इस लेक्चर में हम उसके बाद के लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके डिज़ाइन में कैसे कैसे कार्य हुए और उसका किस तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर प्रभाव पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो लेटर मुगल्स की कड़ी में जहेंद्र शाह के बाद जो शासक है वो है हमारे पास फर्रुखसियार। एंड फर्रुखसियार, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, इसने जहेंद्र शाह को आगरा में हराया था विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। ये बहुत ही ज़्यादा कॉवर्ड था और इनकेपेबल था, तो इसको भी एक किंग नोबल ग्रुप सहायता दे रहे थे विच वेयर सैयद ब्रदर्स। एंड सैयद ब्रदर्स कलेक्टिवली दो भाइयों को कहा जाता था, और ये सैयद ब्रदर्स हिंदुस्तानी पार्टी थी एज़ कम्पेयर टू जुल्फ़िकार खान जो कि तुर्रानी पार्टी से थे। तो सैयद ब्रदर्स हिंदुस्तानी पार्टी थे, ये इंडियन मुस्लिम्स थे। और इसमें दो भाई आते थे, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। तो इसकी मदद से इसने जहेंद्र शाह को आगरा में हराया और बाद में इन्होंने इसको गद्दी पे भी बिठाया, अम्पेयर भी बनाया। नाउ फर्रुखसियार वाज कॉवर्ड, इनकेपेबल, एंड जो सबसे मोस्ट अमेजिंग फीचर था इसका विच वाज वल्नरेबल टू फ्लैटरी। ये चापलूसी के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाता था। इसके चलते इसने बहुत ही ज़्यादा गलत फैसले भी लिए, वो हम देखेंगे आगे चल के, जो आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग सिद्ध हुए। सो एज ए सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करने के रूप में इसने, चूँकि ये इनकेपेबल था, इसको अगर रूलर बनाया गया है तो ये तो ग्रेटफुल तो रहेगा ही, तो एज अ सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड इसने अब्दुल्ला खान को वज़ीर बनाया। वज़ीर वाज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाउअडेज। और दूसरे भाई हुसैन अली खान को इसने मीर बख्शी बनाया। मीर बख्शी वाज द हेड ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसमें सब कुछ आता था, मिलिट्री को पेमेंट करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये सब कुछ। और ये मीर बख्शी जो पोस्ट है ना, ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ये अकबर ने ईजाद करा था। एंड सैयद ब्रदर्स बहुत ही काबिल लोग थे। इनको पता था कि अगर हमें सही से रूल करना है, हारमोनियसली रूल करना है, तो हमें नॉन मुस्लिम्स को और विच वेर द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। सो दैट्स वाई दे अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। एंड यहाँ दो चीज़ें होती है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक होता है सेक्युलरिज्म एंड सेकेंड वन इज़ रिलीजियस टॉलरेंस या रिलीजियस टॉलरेंट बनना। दोनों में एक महीन सा फ़र्क है। तो सेक्युलरिज्म में क्या होता है? सेक्युलरिज्म मीन्स इनर्जेटिक इंगेजमेंट टू द डाइवर्सिटी, इनर्जेटिक इन्वॉल्वमेंट टू द डाइवर्सिटी। व्हेन यू एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी ना, तो ये हुआ सेक्युलरिज्म का एग्जीबिशन। एंड रिलीजियस टॉलरेंस मीन्स व्हेन यू रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी, मीन्स आई विल लेट यू बी यू, मीन्स लेट द पीपल बी लाइक दे वांट, तो वो हो गया रिलीजियस टॉलरेंस। तो इसमें ये हल्का सा फ़र्क है। अगर आप इनर्जेटिकली इन्वॉल्व हैं डाइवर्सिटी में, अगर आप डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ सेक्युलर। एंड आप डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे धर्म को रिस्पेक्ट करता हूँ, या जो भी तुम करते हो तुम्हारे ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई विल लेट यू बी यू, देन यू आर एग्जिबिटिंग द रिलीजियस टॉलरेंस। सो ये हल्का सा फ़र्क है इन दोनों में। सो सैयद ब्रदर्स ने भी पॉलिसी अपनाई रिलीजियस टॉलरेंस की, और इसके चलते इन्होंने जजिया हटाया, जो कि सही में नॉन मुस्लिम्स को बहुत नाराज़ करने वाला टैक्स था। एंड पिलग्रिमेज टैक्स भी हटाया, इन दोनों को हटाया एज ऑब्वियस, जो कि आप देखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट ने भी किया था, फिर जहेंद्र शाह ने भी किया। एंड इसने रीजनल पावर्स के साथ इसने भी कंसिलिएट करने की कोशिश की, रीजनल पावर्स के साथ पैसिफिक पॉलिसी अपनाई, मराठास के साथ, राजपूत के साथ, बुंदेल्स के साथ। और बाद में आप देखेंगे कि इसने बालाजी विश्वनाथ के साथ, विच वाज द फर्स्ट पेशवा, तो उनके साथ मिलकर ये फर्रुखसियार का मर्डर भी करता, तो आप देखेंगे। तो और लेकिन इसने सिख्स के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की, और सिख्स के साथ सप्रेशन बनता भी था एक तरह से, क्योंकि अगर वो चाहे गलत हो या ना हो, लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कोई भी टर्बुलेंस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था किसी भी एम्पायर के द्वारा। तो सिख्स अगर वहाँ अपने हक के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये मुग़ल एम्पायर के लिए ख़तरा था, और इसने सिख्स को बहुत ही ब्लैटेंटली सप्रेस किया, बहुत ही ब्रूटली ऑप्रेस किया, और बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता मुग़ल एम्पायर को। जब बैटल ऑफ करनाल होता है तो कोई मदद के लिए नहीं आता, और उसमें सबसे बगल में सिख्स रह रहे होते हैं, तो वो भी देखने नहीं आते हैं। और अगर वो आते लड़ाई करने में साथ देते, तो हो सकता है कि सूरत हाल कुछ और ही होता, नादिर शाह हार जाता, और हमारे यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में लूट नहीं हुई होती। तो ये इस पॉलिसी का एक
साइड इफेक्ट था बैटल ऑफ करनाल में आप देखेंगे। तो 6 वेर सप्रेस्ड एंड दियर लीडर, और बंदा बहादुर जो कि आप देखेंगे कि बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम में भी रिवॉल्ट करते हैं, यहाँ भी करते हैं, और यहाँ इनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है और बाद में इनको 1716 में फांसी भी दे दी जाती है। तो 6 को इन्होंने 6 पे बहुत जुल्म ढाए थे और ऐसा कर दिया था कि उनको तो जंगलों में रहना पड़ रहा था। बहुत सारे उनके फोर्ट्स छीन लिए, जो मनसब दिए गए थे गुरु गोविंद सिंह को वो भी छीन लिए गए। तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो भुगतना पड़ता मुगल एम्पायर को। जब बैटल ऑफ करनाल होता है कोई नहीं आता मदद करने, और 6 जो कि सबसे बगल में रह होता है क्योंकि पंजाब में ही पड़ता है करनाल, तो वो भी नहीं आते हैं मदद करने। नाउ इसने जो फ़र्रुखशियार के शासन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही जिसके लिए इसको हमेशा याद किया जाता है, तो वो थी द फरमान, द रॉयल ऑर्डर या द रॉयल डिक्री ऑफ 1770। 1717 में इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लोगों ने बनाई थी। डच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पोर्चुगीज़ की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का है तो आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि किसकी है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ मैंने कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो फरमान था, ये जो रॉयल ऑर्डर था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। और इसमें क्या क्या प्रिविलेज थे और क्या क्या प्रोविज़न थे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा वल्नरेबल था फ्लैटरी को लेके, ये कितना ज़्यादा जल्दी चापलूसी के इन्फ्लुएंस में आने वाला शासक था। तो इस रॉयल फरमान में क्या था, रॉयल ऑर्डर में क्या था, कंपनी को बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में ट्रेड करने की अनुमति दी गई। फ्री ऑफ कस्टम्स, बिना सीमा शुल्क के आप ट्रेड कर सकते हैं बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फरमान में ये प्रोविज़न दी गई और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन सिद्ध हुआ। आगे चल के आप देखेंगे तो इसने एकदम से रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि अब आपको कस्टम देना नहीं पड़ रहा, तो आप तो अपने कॉम्पिटिटर से वैसे ही आगे हो। आप कम दाम में सामान ख़रीद पा रहे हो और ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाओगे, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से वैसे ही आगे चलेगा। नाउ कंपनी को ये भी अनुमति दी गई कि आप अम्पेयर के नाम पे, आप अम्पेयर की तस्वीर लगा के, उसके स्टैंप लगा के आप अपने कॉइन छाप सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अम्पेयर, क्योंकि कॉइन जो भी छपते थे उसमें अम्पेयर का नाम भी होता था और उसकी स्टैंप भी होती थी और उसका चेहरा भी होता था। सो अम्पेयर के नाम पे आप अपने कॉइन मिंट कर सकते हैं, यू कैन इशू योर कॉइन्स। नाउ फर्दर फोर्टिफाई द कलकत्ता, और कलकत्ता में इसने, और कलकत्ता अंग्रेज़ों ने ही बसाया था, तो कलकत्ता में इन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू किया अपनी कॉलोनी को, विच वाज लेटर नोन एज फोर्ट विलियम्स। तो ये फोर्ट फोर्टिफाई करने की अनुमति इसको इस फरमान से ही मिली थी, और ये बाद में वहाँ के बंगाल के नवाब को नहीं जमी और इसलिए वहाँ लड़ाइयाँ भी हुई। ये जो फरमान था ना, इसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आप देखें कि बंगाल में ही होता है, क्योंकि जो ट्रेड प्रिविलेज है इसके चलते सबसे ज़्यादा बंगाल के व्यापारी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनके तो कॉम्पिटिटर होते हैं ब्रिटिश, और इनको अगर सस्ते में माल मिल रहा है तो उनको नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो नवाब के पास जाके कंप्लेन करते हैं। और ये भी एक रीज़न होता है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होने का। सेकेंड, आप देखेंगे कि कंपनी ने फोर्टिफाई कर लिया, अपना किला बना लिया। अब आप देखें, अब आप ये सोचिए कि आपका अगर आपके यहाँ कोई किराएदार रह रहा है और वो अब जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो और फर्स्ट फ्लोर पे आपका किराएदार है और सेकंड फ्लोर पे उसने घर बना लिया, तो आपको तो आपत्ति होगी ना। तो ये भी एक रीज़न था बंगाल में जो वॉर्स हुए, चाहे बैटल ऑफ प्लासी हो या बैटल ऑफ बक्सर हो, उसको लेके। नेक्स्ट वन वाज कंपनीज सर्वेंट वेर अलाउड टू कैरी दियर ओन प्राइवेट ट्रेड बट आफ्टर पेइंग ऑल द ड्यूटीज़ एंड टैक्स। यहाँ पे एक हैक है, ये आपको समझना है। कंपनी के सर्वेंट्स को, कंपनी के ऑफिशियल्स को ये कहा गया कि आप अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हो, यानी कि बिसाइड द ट्रेड ऑफ कंपनी आप अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हो, पर्सनल ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई रिबेट नहीं दी जाएगी। उसके लिए आपको जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको पे करना पड़ेगा, जो भी कस्टम्स है उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन इस फरमान का कंपनी के ऑफिशियल्स ने मिसयूज़ किया, क्योंकि कंपनी को इसके साथ ये इजाज़त भी दी गई थी कि आप क्या करोगे, आप चूँकि आपको तो कस्टम्स में रिबेट दी गई है, तो आप अपने लिए दस्तक इशू कर लो, वो आप दे देना अपने जो भी ट्रांसपोर्ट वाले होंगे, वो देख लेंगे, जब चेक करेंगे वो टोल्स पे आएंगे तो देख लेंगे कि अच्छा इनके पास दस्तक है और ये फरमान के अकॉर्डिंगली है, तो वो आपसे कस्टम नहीं लेंगे। तो ये कंपनी के ऑफिशियल्स भी करने लगे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए, वो अपने नाम पे दस्तक इशू कर देते थे फरमान के अकॉर्डिंगली, और इससे क्या होता था कि उनको भी रिबेट मिल जाता था कस्टम्स में और बाकी ड्यूटीज़ में।
तो इसलिए और जो नेटिव बिजनेसमैन थे, नेटिव जो मर्चेंट्स थे, उनको बहुत नुकसान सहना पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना बंगाल में लड़ाई का। और बंगाल इसका ये जो फरमान था ना, इसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आप देखें कि बंगाल में ही हुआ, क्योंकि भारी मात्रा में बिज़नेस हब जो था बड़ा, सबसे बड़ा बिज़नेस हब, तो वो बंगाल ही था। तो उसी को सबसे ज़्यादा प्लंडर करना था अंग्रेज़ों को, और इसीलिए फरमान का दबा के मिसयूज़ करा गया बंगाल में। देन अब आप अगर सोचें कि फरमान में इतनी सारी प्रिविलेज दी गई, ठीक है, बिसाइड कि अंग्रेज़ जो हमारे नेटिव नहीं है, तो अगर मुग़ल एम्पायर को तो पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए थी नेटिव बिजनेसमैन को। तो ये ऐसा कैसे होता है कि यूरोपियन पार्टी जो थी बिज़नेस करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ऐसे प्रिविलेज कैसे दिया जाता है, उसको उसके नाम पे फरमान कैसे इशू किया जाता है, ये आपके दिमाग में आएगा और ये आना भी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि फ़र्रुखशियार वाज टू वल्नरेबल टू फ्लैटरी, वो चापलूसी के इन्फ्लुएंस में आने वाला आदमी था। तो होता क्या है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मारवाड़ के राजा, जोधपुर के राजा, जोधपुर मारवाड़ में ही आता। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह की बेटी से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो शादी थोड़े दिन के लिए रुक गई थी, वो शादी डिले हो रही थी, क्योंकि जो फ़र्रुखशियार था ना, उसके जांघ के पास एक सूजन हो गया था, स्वेलिंग इन हिज ग्रोन। तो इससे क्या हुआ, उसकी शादी डिले हो रही थी, और ये लोग जो थे इनकेपेबल तो थे ही, ये लोग कवर्ड तो थे ही, और इसके साथ साथ बड़े अय्याश भी थे। तो मैरिज वाज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हुआ क्या कि एक इंग्लिश सर्जन होते हैं विलियम हैमिल्टन, वो इसके जो सूजन होता है ना, उसको ठीक कर देते हैं। तो इससे खुश होके फिर अंग्रेज़ लोग फ्लैटरी शुरू कर देते। तो इससे खुश होके ये फरमान इशू करता है, इससे खुश होके ये रॉयल डिक्री इशू करता है, रॉयल ऑर्डर इशू करता है। तो ये रीज़न था इसके बिहाइंड। तो आप देखेंगे कितना फालतू रीज़न था, और इसके लूज़ कैरेक्टर की वजह से ये फरमान इशू किया जाता है ऑन द नेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब फ़र्रुखशियार को थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस चाहिए थी। अब वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना चाहता था, जो कि उसके किंग मेकर सैयद ब्रदर्स को पसंद नहीं थी, क्योंकि उसने तो इसे रबर स्टैम्प के रूप में यूज़ करना था। तो ये क्या करता है, सैयद पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बुलाते हैं, जो कि बहुत बड़े नाम होते हैं मराठा किंगडम में। साहू के बाद सबसे जो डी फैक्टो रूलर अगर आप कहें, तो छत्रपति शाहू के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पावर का, वो पेशवाओं के पास चला जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ वाज नंबर 1। अगर लाइन आप प्रोटोकॉल का लाइन देखेंगे मराठा किंगडम में, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले आते थे, उसके बाद छत्रपति शाहू आते थे। तो बालाजी विश्वनाथ को ये बुलाते हैं सैयद ब्रदर्स, और बालाजी विश्वनाथ 15,000 सेना लेके जाते हैं मुग़ल दिल्ली, और वहाँ फिर फ़र्रुखशियार को डिथ्रोन किया जाता है, और उसको फिर ब्लाइंड किया जाता है, अंधा किया जाता है, और बाद में मार दिया जाता। और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल घटना थी, क्योंकि आप सोचें कि मुग़ल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी अम्पेयर को उसके नोबल्स ने मारा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुग़ल हिस्ट्री अम्पेयर वाज किल्ड बाय हिज नोबल्स। तो इसने बहुत ही ज़्यादा आतंक का माहौल बनाया, और सैयद ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन के उभरे कि इन्होंने एम्पेयर को जब मार दिया तो बाकी के लोगों की क्या बिसात है। और इससे एक और चीज़ हो गई, एक और ख़तरनाक चीज़ होगी कि बालाजी विश्वनाथ जब 15,000 सैनिकों को लेकर, सोल्जर्स को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि मुग़ल एम्पायर जो है अंदर से हॉलो हो चुकी है, अंदर से खोखली हो चुकी है। तो इसको अब दिल्ली पे अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे मुग़लों की शक्ति का अंदाज़ा मराठाओं को बढ़िया से लग जाता है, और बाद में ये अटैक भी करते हैं सही समय देखकर, आप देखेंगे, और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके जो शत्रु हैं वो उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं सैयद ब्रदर्स ने बालाजी विश्वनाथ को बुला के एक गलती की थी, जो बाद में डिवेस्टेटिंग साबित होती है, बाद में बहुत ही डेंजरस साबित होती है मुग़ल एम्पायर के लिए। तो ऐसा होता है कि बालाजी विश्वनाथ की मदद से वो सैयद ब्रदर्स उसको डिथ्रोन कर देते हैं, ब्लाइंड अंधा बना देते हैं, और फिर उसको मार डालते हैं। अब किसको शासक बनाया जाता है वो आप देखेंगे। तो फिर से फ़र्रुखशियार के चचेरे भाई, पहले ये दोनों एक ही बाप के लड़के थे। तो जो बड़ा लड़का होता है रफ़ी दरजाद, तो उसको शासक बनाया जाता है पहले, और लेकिन ये भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। ये 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक, यानी कि 3 महीने करीब उतने दिनों तक ही शासन कर पाता, और ट्यूबरकुलोसिस से टीबी से इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके छोटे भाई रफ़ीउद्दौला को शासक बनाया जाता, और इसको शाहजहाँ II के नाम से भी जाना गया। और इन दोनों को सैयद ब्रदर्स नहीं बनाया, इन दोनों के किंग मेकर भी सैयद ब्रदर्स ही थे, ठीक है। तो ये ऑपियम एडिक्ट होता है, ये अफ़ीम का बहुत बड़ा
एडिक्ट होता है और ये पेचिस से मर जाता है, डाइड ऑफ डिजेंट्री। और ये दोनों जब ये इतने शॉर्ट स्पैन में मर जाते हैं तो एक क्वेश्चन आ जाता है सैयद ब्रदर्स के सामने कि अब किसको किसको शासक बनाया जाए। तो एक लड़का होता है बहादुर शाह का ग्रैंडसन, तो उसको बनाते हैं शासक, यानी कि वो भी फ़र्रुखशियार का भतीजा ही, फ़र्रुखशियार का चचेरा भाई ही होता है। वो होता है रोशन अख्तर। तो जहंदर शाह ने इसके रोशन अख्तर के बाप को, क्योंकि रोशन अख्तर का जो बाप होता है खुशीदा अख्तर, तो वो बहादुर शाह के मरने के कुछ ही समय बाद मर जाता है। और उसके बाद जहंदर शाह ने इसको, रोशन अख्तर को और इसकी माँ को इम्प्रिजन कर देता है अफ़गानिस्तान कंधार में। तो वहाँ से इसको उठाता है सैयद ब्रदर्स कि आओ बेटा अब तुमको रूलर बनाते हैं, और इनकी माँ को भी आज़ाद करवाते हैं। और इसके बाद ये रोशन अख्तर शासक बनता है। और इसके समय में जो घटना घटती है ना, और ये सबसे ज़्यादा गलीज़ शासक होता है मुग़ल एम्पायर का पूरा। अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा नालायक शासक पूरे हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में, तो अगर उसकी अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो उसमें मोहम्मद शाह यानी कि रोशन अख्तर सबसे ऊपर होगा, सबसे इंतहाई दर्जे का नालायक था। तो आप देखेंगे, और शायद मुग़ल हिस्ट्री में इससे ज़्यादा नालायक, या शायद इंडियन हिस्ट्री में पूरा इससे ज़्यादा नालायक शासक कोई भी नहीं हुआ। ये आप देखेंगे कि इसने कैसे कैसे कारनामे किए, और उस हिसाब से आप देखेंगे कि इसको शासक बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके चलते जितना बेड़ा गर्क मुग़ल एम्पायर का हुआ उतना किसी का भी नहीं हुआ। और ना केवल मुग़ल एम्पायर का, इंडिया का भी बेड़ा गर्क करने के पीछे ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। तो हम देखते हैं इसके रूल में क्या क्या घटनाएं हुई। और इसका जो रिज़ाइम था वो आज फुल ऑफ इवेंट्स, इतने ज़्यादा इवेंट्स हुए कि और सिग्निफिकेंट इवेंट्स, ऐसा नहीं छोटे मोटे इवेंट्स नहीं, सिग्निफिकेंट इवेंट्स जिनका कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इतिहास पे। तो ये सब इसके शासनकाल में हुए, क्योंकि ये भी इनकेपेबल था। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको जब इसके शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं मोहम्मद शाह के शासनकाल में। तो ये 1719 में गद्दी पे बैठता है और 1748 तक शासन करता है। आप देख सकते हैं कि 29 साल, और ये बहुत बड़ा समय है। तो 29 साल तक ये शासन करता है, और इसको भी सैयद ब्रदर्स नहीं बैठा होता है शासन पे, इसको भी सैयद ब्रदर्स नहीं रूलर बनाया होता है। लेकिन इसको पता है कि जब तक सैयद ब्रदर्स हैं, और सैयद ब्रदर्स पूरा रिस्ट्रिक्शंस रखते थे अम्पायर पे कि बिना मेरी इजाज़त के तुम किसी से मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि पूरा उनको ट्रैक करना होता था। और वो रबर स्टैम्प बना के रखते थे एम्पायर को। तो इसने, चूँकि इसको अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी थी, इसको फ्रीडम चाहिए था सैयद ब्रदर्स से, तो इसने क्या किया, कमरुद्दीन सिद्दीकी, जिसको कि बाद में आप निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, और इनको चिनकोलिच खान, ये अलग अलग, असफ जाह जो कि हैदराबाद डायनेस्टी आप नाम सुनते हैं, तो ये निज़ामुल मुल्क पहले शासक थे असफ जाह डायनेस्टी के। तो यही हैदराबाद को बाद में बसाते हैं दक्कन में जाके। तो कमरुद्दीन सिद्दीकी के साथ मिलके इसने कॉन्स्पिरेसी रची, और इसमें इसने सैयद ब्रदर्स को मार दिया। हालांकि इस कॉन्स्पिरेसी में बुरहानुल मुल्क, जो कि अवध का बाद में अवध को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, सादत खान, जिसको कि बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी साथ देते हैं। लेकिन मेन प्लेयर वाज कमरुद्दीन सिद्दीकी, निज़ामुल मुल्क, जिसने कि हैदराबाद बसाया था। अब इसने सैयद ब्रदर्स को मार दिया। अब चूँकि डायरेक्टली कोई किंग मेकर तो है नहीं, डायरेक्टली कोई इसके ऊपर अथॉरिटी तो है नहीं इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत ही भारी मात्रा में जो अंपायर था वो कंट्रोल किया जाता था दो लोगों के हाथों में। वो कंट्रोल किया जाता था दो लोगों के द्वारा। पहला तो आ गया आपके निज़ामुल मुल्क, कमरुद्दीन सिद्दीकी, एंड दूसरा होते थे सादत खान बुरहानुल मुल्क, जो कि बाद में अवध का निर्माण करते हैं, जो कि बाद में अवध को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं और अवध के पहले नवाब भी बनते हैं। इसने मोहम्मद शाह की उपाधि ली, और इसको ही वॉज नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला बिकॉज ऑफ हिज फॉन्डनेस फॉर वाइन एंड वुमेन। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इनकेपेबल तो था ही, लेकिन बहुत ही भारी मात्रा में ये अय्याश भी था, इसीलिए इसको रंगीला कहा गया। ये दिन रात शबाब और शराब, बस इसी दोनों चीज़ में डूबा रहता था। और इस चलते इसके रिजाइम में इतनी घटनाएं घटी, और सारी घटनाएं नेगेटिव ही थी एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो आप देखेंगे कि सारी गलत घटनाएं घटी, और इसका बहुत ही ज़्यादा रिपरकशंस भी हुआ। आगे आने वाले समय में आप देखें कि इंडिया को ग़ुलाम भी बनना पड़ा, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार था। तो his regime could have proved to be a rejuvenation for Mughal empire, but he was not that capable.
होता क्या है कि इसके अंपायर के समय स्थितियां बिल्कुल सेट थी, ना कोई इसके ऊपर कोई अथॉरिटी थी जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। हालांकि अंपायर तो कंट्रोल कर रहे थे निज़ामुल मुल्क और बुरहानुल मुल्क, लेकिन ये भी इसके ऊपर उतना रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं रहे थे जितना कि सैयद ब्रदर्स ने लगाया था के ऊपर, इसके प्रेडिसेसर के ऊपर। तो और राजपूत भी तब तक सही आ चुके थे क्योंकि नॉन मुस्लिम्स के साथ बढ़िया से बर्ताव किया आने वाले शासकों ने औरंगज़ेब के बाद। और मराठा भी तब तक नॉर्थ में अपना एक्सपेंशन शुरू नहीं किया था, उन्होंने नॉर्थ में अपना एक्सपेडिशन शुरू नहीं किया था। तो अगर कोई मोहम्मद शाह की जगह अगर कोई दूसरा फार साइटेड आदमी होता तो उसने कायाकल्प कर दिया होता मुगल अंपायर का। ही कुड हैव रिबिल्ड द अंपायर, ही कुड हैव रिपेयर द अंपायर, ही कुड हैव रिजुविनेट द अंपायर। लेकिन ये नालायक था, इंतहाई दर्जे का नालायक था और वेरी फॉन्ड फॉर वुमेन एंड वाइन। तो इससे ये काम ना हो सका। अगर इसके जगह कोई केपेबल आदमी होता, कोई कैलिबर वाला आदमी होता या कोई फार साइटेड आदमी होता तो ये मुगल अंपायर को यहाँ से बचा ले जाता, रिजुविनेट कर लेता पूरे मुगल अंपायर को। लेकिन ऐसा हो न सका। और सबसे बड़ी घटना जो घटी, सबसे ज़्यादा गलीज़ घटना जो घटी, वो थी फिज़िकल ब्रेकअप ऑफ मुगल अंपायर, या अगर आप बोले तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मुगल अंपायर। हुआ क्या कि ये तीनों लोग बहुत ही लायक लोग हैं जिनका नाम आप देख रहे हैं, निज़ामुल मुल्क, मुर्शीद कुली खान एंड सादत खान। तो निज़ामुल मुल्क को गवर्नर बनाया जाता है डेक्कन का, और मुर्शीद कुली खान को बनाया जाता है बंगाल एंड उड़ीसा का। बंगाल में तभी बिहार और उड़ीसा दोनों आते थे। एंड सादत खान को बनाया जाता अवध का। अलग अलग रीजंस के लिए सादत खान को कंट्रोल करना था अवध में ज़मींदार्स को। निज़ामुल मुल्क को भी ऐसा ही कुछ करना था, वहाँ पे जो नेटिव्स थे वो रिवोल्ट करने लगे थे। तो ये तीनों बहुत काबिल लोग थे, तो इनको भेजा जाता है इन इलाकों में। तो जब इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव इलाकों में सक्सेस पाई तो अम्पेरर के कान में कुछ नोबेल्स जो कि इनकी सक्सेस से खुश नहीं थे, इनके ख़िलाफ़ जहर बढ़ने लगे, निज़ामुल मुल्क के ख़िलाफ़, मुर्शीद कुली खान के ख़िलाफ़, सादत खान के ख़िलाफ़। तो अम्पेरर को इन पे डाउट होने लगा। तो जब इन पे डाउट होने लगा तो इन्होंने कहा कि हम अब मुग़ल कोर्ट में रह के क्या करेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बसाते हैं। और ये बहुत ही डिवास्टेटिंग सिद्ध होता है क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज़्यादा लायक थे और ये तीनों अगर मुग़ल कोर्ट से निकल जाएंगे तो मुग़ल कोर्ट सिर्फ नालायकों की फ़ौज रह जाएगी, मुग़ल कोर्ट में सिर्फ नालायक ही भरे रहेंगे। तो हुआ भी ऐसा ही, निज़ामुल मुल्क निकल जाते हैं 1724 में। 1717 में मुर्शीद कुली खान बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेते हैं, सादत खान अवध को 1722 में इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेते हैं। और कहीं न कहीं इन तीनों के इंडिपेंडेंट होने के पीछे अम्पेरर से जो मनमुटाव था वो एक बहुत बड़ा कारण था और इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये लोग बस ट्रिब्यूट देते थे एक एनुअल, वो भी बाद में इन्होंने देना बंद कर दिया एज अ जनरेशन गोज वेंट ऑन। तो जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी तो मुर्शीद कुली खान तो खैर देते थे, उसके बाद आप देखेंगे कि अलीवर्दी खान ने, जो बंगाल का दूसरा नवाब बनता, वो तो देना भी बंद कर दिया इसने, जो ट्रिब्यूट जाता था, नजराना जाता था मुगल एम्पायर को। तो ऐसा था क्योंकि वो देखियो ये खुद ज़्यादा पावरफुल है और ये अपने से कम पावरफुल किसी को वो कैसे पैसा दे दे, अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा सिर्फ मुगल एम्पायर के रौब के नाम पे ये पैसा दे नहीं सकते थे क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा केपेबल थे। जब अगले लेक्चर्स में मैं आप ऑटोनोमस स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि मुर्शीद कुली खान कितने ज़्यादा लायक थे, इसने कैसे कैसे रिफॉर्म्स करे ताकि बंगाल को एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हब बनाया इसने अपने दम पे। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट वाज नादिर शाह इन्वेजन एंड 57 डेज रूल। ये उस समय मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक घटना थी ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। नादिर शाह पर्शिया का किंग, और उस समय पूरे दुनिया में 3 एम्पायर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे इंटायर वर्ल्ड को। एक तो होता था आपका ओटोमन तुर्क जो थे, जिनका एम्पायर पूरा यूरोप तक भी फैला हुआ था। दूसरा सैफेविड, जिसको हटा के ये नादिर शाह बनता पर्शिया का शासक। सैफेविड भी पर्शिया में ही रूल करते थे और ये शिया एम्पायर था, शिया मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे इस एम्पायर में। एंड तीसरा था हमारा मुगल एम्पायर। और कहा जाता है बर्नियर, जो कि आप देखेंगे कि बर्नियर औरंगज़ेब के टाइम में आता है 1660s में, फ्रेंच ट्रैवलर होता है, वो इंडिया आता है तो वो बताता है कि इंडिया के पास इतना धन है, इंडिया के पास इतनी दौलत है कि इसका जो एनुअल इनकम है, औरंगज़ेब का जो एनुअल इनकम है, वो ऑटोमन्स और सैफेविड जो कि पर्शियन एम्पायर वाले थे, उनके दोनों के कमुलेशन के, उनको दोनों के समेशन से भी ज़्यादा है, यानी कि उनके दोनों के टोटल से भी ज़्यादा है। ऑटोमन्स और सैफेविड के एनुअल इनकम के टोटल से भी ज़्यादा है औरंगज़ेब यानी कि मुगल एम्पायर का अकेले का एनुअल इनकम। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिच रहा होगा, कितना ज़्यादा
प्रॉस्पेरस रहा होगा मुग़ल एम्पायर, तो इसलिए ये अलग अलग इन्वेडर्स के लिए अट्रैक्शन का केंद्र होता था। लेकिन जब तक औरंगज़ेब था या जब तक उसके जो उसके पहले के शासक थे, शाहजहाँ, जहांगीर, आप देखें अकबर, तो किसी ने भी इन्वेड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये लोग बहुत लायक थे, बहुत ही अच्छे वॉर जनरल थे, बहुत ही अच्छे कमांडर थे। लेकिन उसके बाद जो भी इन्वेडर लोग थे उनकी नज़र बराबर से एकदम मुग़ल एम्पायर पर थी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये लोग इंतहाई दर्जे के नालायक लोग हैं, डेटर मुगल्स। तो हुआ क्या कि दो घटनाएं घटी। कहा जाता है कि नादिर शाह का इंडिया को इन्वेड करने के पीछे दो रीजंस थे, और ये कहानी है तो मैं बता देता हूँ, सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है। कि होता क्या है कि नादिर शाह जब पर्शिया पे, कंधार पे अटैक करता है, तो वहाँ से कुछ अफ़गानी लोग यहाँ आके शरण लेते हैं, एसाइलम लेते हैं मोहम्मद शाह के पास। और जब मोहम्मद शाह से नादिर शाह मांगता है उन दोनों को, अफ़गानों को, तो ये देने को मना कर देता है। और ये तभी इसको सोचना चाहिए था कि आपका फ़िज़िकल ब्रेकअप हो चुका है, निज़ाम आपके पास अभी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, मुर्शिद कुली खान नहीं है आपके पास, सादत खान नहीं है, बुरहानुल मुल्क नहीं है, तो आप इतनी अकड़ में कैसे हैं? और आपके पास पैसा भी नहीं है, मुग़ल ट्रेजरी खाली हो चुकी है लगभग पूरी की पूरी डेक्कन वॉर्स की बदौलत, और आपने तो कोई रिफॉर्म करा भी नहीं फाइनेंशियल, ताकि जो ट्रेजरी है वो भरी जा सके, पैसा आए, टैक्स आए, तो ऐसा भी नहीं है। तो आप किस बिनात पे आपने उन दोनों को एजालम दिया, और जब उसने उसको रिलीज़ करने की मांग की नादिर शाह ने, तो आपने किस हेडलेसली उसको मना कर दिया, और इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो और एक रीज़न था कि बैंकरप्सी के कगार पे आ चुका था पर्शिया जो था वो बैंकरप्सी के कगार पे आ चुका था। अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे पर्शियन किंगडम के पास। तो अब और नादिर शाह ट्राइबल था, तो इसके पास इतना दिमाग तो था नहीं कि ये रिफॉर्म करे इकोनॉमिक। तो इसने सोचा सबसे आसान तरीका है, बगल में इंडिया है, बगल में हिंदुस्तान है, उसको इन्वेड करते हैं, वहाँ के लोग अभी नालायक हैं। तो ये भी एक रीज़न था, दो रीज़न थे बेसिकली, और इन दोनों रीज़न की वजह से नादिर शाह इन्वेड करता है। और नादिर शाह ट्राइबल था, बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही ब्लैटेंट पर्सनालिटी था। तो इसके चलते आप देखेंगे कि मैसिव मैसेकर होता है, बहुत भारी मात्रा में जेनोसाइड होता है। मैं आपको कहानी भी बताऊंगा आगे। तो इंडिया वाज लैंड ऑफ वेल्थ। बर्नियर, जो कि फ्रेंच ट्रैवलर था, बर्नियर रिपोर्टेड दैट द एनुअल इनकम ऑफ औरंगजेब सक्सीडेड द टोटल ऑफ ऑटोमन्स एंड सैफेविड, यानी कि पर्शियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, इन दोनों के टोटल एनुअल इनकम से भी ज़्यादा औरंगजेब के अकेले का एनुअल इनकम था। यानी कि मुग़ल एम्पायर का जो एनुअल इनकम था वो इन दोनों के एनुअल इनकम से ज़्यादा था, इन दोनों के टोटल एनुअल इनकम से ज़्यादा था। तो इसने भी अट्रैक्ट करा नादिर शाह को, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे उस वक्त। तो ये आता है इंडिया, और बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह को हराता है। और बैटल ऑफ करनाल की थोड़ी सी आपको स्टोरी में बता दूं, ये जब भी करनाल के पास पहुंचता है, करनाल वाज एक 110 किलोमीटर नॉर्थ टू दिल्ली। ये आप देख सकते हैं बैटल ऑफ करनाल का ये मैप है, विकीपीडिया से लिया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये पर्शियन आर्मी है, ये आपके नादिर शाह के लोग हो गए, और ये हमारा है मुग़ल एम्पायर का कैंप, मुग़ल आर्मी का कैंप। तो आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह और निज़ामुल मुल्क, अच्छा, मोहम्मद शाह ने जब इसको पता चला कि बहुत देर तक तो इसको पता भी नहीं चला, जब इसने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया नादिर शाह ने, तब इसको पता चला कि अच्छा अब ये दिल्ली आएगा। तो इसने जल्दी से कुरियर भेजा निज़ामुल मुल्क को और ये बुरहानुल मुल्क को, सादत खान को, कि आप आए और बचाएं मुग़ल एम्पायर को इसके इन्वेजन से। तो ये दोनों जाते हैं बचाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिक होते हैं अपने एम्पायर को लेके। ये लोग कभी भी ऐसा गलत नहीं कर सकते थे ये दोनों, और बहुत ज़्यादा काबिल लोग होते हैं। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती है कि सादत खान बाद में बगावत कर लेता है, सादत खान बाद में धोखा दे देते हैं मुग़ल एम्पायर को, वो आप देखेंगे। तो मोहम्मद शाह और निज़ामुल मुल्क पीछे रह के पहले सादत खान को आगे भेजते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वॉर जनरल थे। तो इसको भेजते हैं, इसकी आर्मी पहले जाती है, और बाद में इसकी आर्मी को हार का सामना करना पड़ता है। 3 घंटे में ही हार जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो जैसा कि आप देखें कि बाबर जब आया था 1526 में, तो उसने 6 घंटे में हराया था इब्राहिम लोदी को। तो ये लोग 3 घंटे में ही हरा देते हैं बैटल ऑफ करनाल में मुग़लों को। और मुग़लों को रिप्रेजेंट कर रहे थे सादत खान। आगे से सादत खान जाके लड़ाई लड़ते हैं, और सादत खान को फिर कैद कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, और इसको जब पेश किया जाता है, तो सादत खान के बारे में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि सादत खान शिया मुस्लिम थे, शिया समुदाय के थे, और पर्शियन लोग भी शिया थे। मेजॉरिटी ऑफ द पर्शियन एम्पायर, पर्शियन पीपल वे शिया। तो ईरान आप देखेंगे, आज का ईरान ही पर्शिया है, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि शिया लोग मेजॉरिटी में है। तो इसको पूछा जाता है कि तुम भी शिया हो, हम भी शिया, तो फिर तुम लड़े क्यों? तो उसने बताया कि हम भाई पेट्रियाटिक आदमी हैं, अपने एम्पायर से बगावत नहीं कर सकते, अपने एम्पायर से नमक हरामी नहीं कर सकते, इसलिए हम लड़े। तो ऐसा होता है कि इसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, और मोहम्मद शाह से 50 लाख
मांगा जाता, 5 मिलियन रुपीज़ मांगा जाता, 5 मिलियन रुपीज़ की डिमांड करता है ये नादिर शाह, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। तो मोहम्मद शाह खुशी खुशी दे भी देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रकम है भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर थे, नादिर शाह के लिए बहुत ज़्यादा रकम थी, क्योंकि उसने उतना पैसा दिया नहीं था। तो जब ऐसा होता है, मोहम्मद शाह मान जाते हैं पैसा देने को, तो होता क्या है, 23 फरवरी को ये बैटल लड़ी गई। यहाँ आप देख सकते हैं 23 फरवरी, 23 फरवरी को आप देखेंगे कि ये बैटल लड़ी जाती है 1739 को, और ये बैटल 3 घंटे में चूँकि ख़त्म हो जाती है। सादित खान हार जाते हैं, जो कि मुगल आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो होता क्या है कि 25 ऑफ द फरवरी को ये निज़ाम के लड़के को ये मोहम्मद शाह जो है मीर बख्शी बना देता है। निज़ाम के लड़के को जब ये मीर बख्शी बना देता है, यानी कि हेड ऑफ़ मिलिट्री अफेयर, जो कि बहुत ही बड़ा पोस्ट था, इस पोस्ट पे हमेशा से नज़र होती है सादत खान की। और सादत खान और निज़ामुल मुल्क, इन दोनों के बीच, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा काबिल थे और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अचीव भी किया था अपने अपने रिस्पेक्टिव क्षेत्र में। तो इन दोनों के बीच हमेशा से एक कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। तो इसके चलते जब इसके लड़के को, निज़ाम के लड़के को जब मीर बख्शी बनाया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा तिलमिलाता, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि हमसे बिना पूछे इसके लड़के को कैसे बना दिया गया, ये पोस्ट तो हम डिज़र्व करते थे सादत खान के अकॉर्डिंग। तो ये तिलमिला जाता है और ये जाके पर्शियन शासक को बोलता है, पर्शियन रूलर को बोलता है, नादिर शाह को बोलता है कि देखो भाई, तुमको उल्लू बनाया गया है, 50 लाख तो कुछ भी नहीं है, हमारे ट्रेजरी में इतना पैसा है कि तुम लूटते लूटते पागल हो जाओगे। तो इसलिए अब ये जाके उस पार्टी से मिल जाता है, क्योंकि इसको ये जो पोस्ट को डिज़र्व करता था वो किसी और को दे दिया गया, और ये इसके लिए एक तरह से इंसल्ट थी। तो इसका बदला लेने के लिए ये नादिर शाह के पास जाता है और कहता है कि 50 लाख तो कुछ भी नहीं है, अगर ये 50 लाख लेके ही तुम अगर पर्शिया लौट जाओगे तो तुम बहुत बड़ा ख़जाना मिस कर दोगे। तो मुग़ल एम्पायर का ये फ्रैक्शन ऑफ द ट्रेजर भी नहीं है। तो जब तुम दिल्ली जाओगे तब तुम देखोगे कितने अमीर हैं मुगल्स। तो ये इनकरेज करता है, ये प्रोवोक करता है नादिर शाह को दिल्ली जाने के लिए। तो नादिर शाह मोहम्मद शाह को फिर से बुलाता है कि इधर आओ। तो मोहम्मद शाह जाता है और कहता है कि हम दिल्ली आ रहे हैं, मेरी स्वागत की तैयारी करो। तो तब तक इसको इसके इरादों के बारे में पता नहीं था, नादिर शाह के इरादों के बारे में। ये तो मान जाता है क्योंकि इसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। और अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो मुग़ल आर्मी थी ना, ये 6-1 से आउट नंबर थी पर्शियन आर्मी के कंपेयर में। यानी कि अगर पर्शियन आर्मी के पास 1 सोल्जर है तो मुग़ल आर्मी के पास 6 सोल्जर है, मतलब 6 गुना थी सीधे मुग़ल आर्मी। लेकिन फिर भी अगर आपका कमांडर सही नहीं रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीला, तो आप कैसे कोई लड़ाई जीतेंगे। आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने 600 आदमी की आर्मी लेके चंदा साहिब को मार दिया था और उस पे आक्रमण कर दिया था। तो ऐसा है। तो आर्मी छोटी थी लेकिन इरादे मजबूत थे। तो इसने हराया मुग़ल आर्मी को, पर्शियन आर्मी ने। और बाद में जब ये दिल्ली जाता है तो ये 57 दिनों तक दिल्ली में रहता है। और इस बीच एक ऐसी घटना घटती है और इसका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है, अगर आप देखेंगे तो नादिर शाह का, क्योंकि कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, अगर ये बौखला जाएंगे तो पूरा का पूरा इलाका तबाह कर देंगे, जो कि ये बाद में करते भी हैं। तो होता क्या है कि नादिर शाह के आर्मी के कुछ सोल्जर्स के बीच और दिल्ली के कुछ बिजनेसमैन्स के बीच एक वो हो जाता है, अपराइजिंग हो जाता है, झड़प हो जाती है, इसमें कि कुछ सोल्जर्स इसके मार दिए जाते हैं। ऐसी एक कहानी है। और इससे जब ये नादिर शाह तभी लाल किले में आराम कर रहा होता है, जब इसको ये खबर पता चलती है कि पर्शियन सोल्जर्स को मारा गया, कुछ पर्शियन सोल्जर्स को दिल्ली के सिटीजन्स के द्वारा, तो इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ये सुनहरी मस्जिद पे जाता है और वहाँ से खड़े होके अपनी तलवार हवा में लहराता है, खड़ी कर देता है। और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो वो सिंबल होती है कि आर्मी को अब खुली छूट दे दी गई है और अब जिसको मर्ज़ी काटो, जिसको मर्ज़ी मारो। तो जब तक तलवार हवा में ऊपर है तब तक आप मार सकते हैं किसी को भी। तो ये एक सिंबल था, आर्मी को खुली छूट दे दी गई और भारी मात्रा में मैसिव मैसेकर होता है। पर्शियन सोल्जर्स बिहेडेड एज मच एज दे कुड, जितने को मारा जा सकता था, जितने को काटा जा सकता था, उतने को मारा गया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि एक ही दिन में और शायद 2-3 पहर में ही 30-40 हज़ार लोगों को मारा गया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये संख्या 1 लाख से भी ऊपर है। तो अब अगर आप देखें तो 30,000 भी कम नहीं है और 1 लाख भी कम नहीं है। ये दोनों मैसिव मैसेकर का सिंबल है, मैसिव मैसेकर का एविडेंस आपको प्रस्तुत करते हैं कि इतने भारी मात्रा में जेनोसाइड होता है। और ये इसकी ब्रूटलनेस का, ये इसके फियर्सफुलनेस का आपको एविडेंस देते हैं कि नादिर शाह कितना ज़्यादा ख़तरनाक था, कितना ज़्यादा वहशी था। और इसके बाद एज ए सिंबल ऑफ, और इसके बाद इतना ज़्यादा जब मैसेकर होता है तो इसको मोहम्मद शाह के पास सब जाते हैं कि अब सरकार आप ही कुछ बचाइए, आप ही करिए कुछ। तो मोहम्मद शाह बाकायदा भीख मांगते हैं
मोहम्मद शाह घुटनों पे बैठ के ऑन हिज नीज़ भीख मांगते हैं नादिर शाह से कि प्लीज़ आप ही आवाम का कत्लेआम बंद करें, ठीक है, और बदले में आपको जो कुछ चाहिए, ख़जाने की चाबी आपको मैं दे देता हूँ, आपको जो कुछ भी चाहिए आप ले जाओ, ठीक है, लेकिन खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, कत्लेआम बंद कर दो आवाम का। तो नादिर शाह एज ए ट्रॉफ़ी के रूप में और मुग़ल अम्पायर की बेइज्जती के रूप में पीकॉक थ्रोन ले जाते हैं, तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन। और इसके बारे में कहा जाता है मयूर सिंहासन के बारे में कि मयूर सिंहासन इतना ज़्यादा बड़ा था, कि इतना ज़्यादा कीमती था कि इससे जो है 7 ताजमहल बनाए जा सकते थे। 7 ताजमहल मयूर सिंहासन से बनाए जाते थे। वो नादिर शाह एज ए ट्रॉफ़ी ले जाता है, टुक पीकॉक थ्रोन विथ हिम अलॉन्ग विथ वेल्थ वर्थ 700 मिलियन रुपीज़, 70 करोड़ रुपीज़ उस ज़माने के। कहाँ ये 50 लाख में निपट जाता है, लेकिन सादत खान की बदौलत ये 70 करोड़ रुपए लूट के जाता है। अलॉन्ग विथ पीकॉक थ्रोन, तख्ते ताऊस जिसको बोला जाता है, जिसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, वो शाहजहाँ ने बनवाया था। और सारे मुग़ल एम्पायर उसको एज ए इम्पीरियल सिंबल उस पर बैठ के राज करते थे। तो इसने इसको डिमीन करने के लिए मुग़ल अम्पायर को, मोहम्मद शाह को, इसको डिमीन करने के लिए, इसको बेइज्जत करने के लिए ये पीकॉक थ्रोन ले जाता है। और साथ में कोहिनूर भी ले जाता है। कोहिनूर हीरा होता है, जिसका मतलब है, कोहिनूर पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट। तो वो ले जाता है, जिसकी आज आप वैल्यू देखेंगे तो अरबों में है। तो ये पीकॉक थ्रोन और इसके साथ साथ 70 करोड़ का वेल्थ भी ले जाता है, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी, आज से 200 साल 300 साल पहले, ठीक है। तो ये सब ये ले जाता है। और इस सब के पीछे एक ही रीज़न होता है, सादत खान, जो कि वहाँ बगावत कर देते हैं कि भाई तुम 50 लाख में कैसे निपट जा रहा हो, तुम तो एक फ्रैक्शन भी नहीं ले जा रहा है मुग़ल ट्रेजरी का, और जो कि था भी नहीं। 50 लाख तो सही में 70 करोड़ और मयूर सिंहासन के सामने कुछ भी नहीं है। बाद में इसको इतनी चीज़ें हाथ लगती है और कहा जाता है कि इसने, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैटेंट रूलर था और मर्सीलेस था, तो इसने पर्सिया जब ये वापस जाता है तो 3 साल तक इसने टैक्स नहीं लगाया पर्सिया पे। और आप ये सोचें कि ये जनरस आदमी नहीं था, ये कोई दिलदार आदमी नहीं था कि अपने टैक्स में रिबेट दे दे अपने लोगों को। इतना ज़्यादा धन इसने एक्यूमुलेट किया, इतना ज़्यादा प्लंडर किया कि 3 साल तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी टैक्स लगाने की। ये आप सोचें कितना ज़्यादा प्लंडरिंग हुआ होगा। और इसके साथ होता है कि आपको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो होता क्या है कि सादत खान से भी बहुत भारी मात्रा में बाउंटी की डिमांड करता, 20 करोड़ की डिमांड करता है ये, जो उस वक्त अवध के नवाब रहे होते हैं। तो बाउंटी, अब 20 करोड़ रुपये भाई बहुत ज़्यादा है, इतने तो सादत खान नहीं दे पाएंगे, और इनको पता था कि अगर नहीं देंगे तो ये वैसे भी मार देगा। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लेटर सादत खान कमिटेड सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं जहर खा के, ठीक है, जब उससे 20 करोड़ रुपये की बाउंटी मांगी जाती है। और नादिर शाह ने ये पैसा तो लिया ही, मयूर सिंहासन तो ले ही गया, और साथ में कोहिनूर तो ले ही गया, और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ले गया, तो इंडस के वेस्ट में जो भी इलाका था, सिंधु नदी के वेस्ट में जो भी इलाका था, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, वो सब इलाकों पे इसने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। नादिर annexed ऑल द स्ट्रेटेजिकल एरियाज़ टू द वेस्ट ऑफ इंडस। इंडस से वेस्ट में जितने भी एरियाज़ थे उसको पर्शियन एम्पायर में मिला दिया, विच इंक्लूड्स काबुल, कंधार, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, इस सब को उसने पर्शियन एम्पायर में मिला दिया। तो इससे पर्शियन एम्पायर का जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा बढ़ जाता और पैसे तो आ ही गए। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं तस्वीर में कि ये नादिर शाह बैठा हुआ है मयूर सिंहासन पे, और साथ में मोहम्मद शाह भी यहाँ खातिरदारी करते हुए। तो ये पिक्चर विकिपीडिया से ली गई है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा ज़िल्लत वाली ज़िंदगी जी इसने, मोहम्मद शाह ने। उसके बाद तो भाई इतनी ज़्यादा ज़िल्लत झेलनी पड़ी मोहम्मद शाह को, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा भारी मात्रा में प्लंडरिंग किया गया और बाकायदा अम्पायर को भीख मांगनी पड़ गई, तो आप सोच सकते हैं कि क्या इज़्ज़त रह जाएगी अम्पायर की अपने लोगों के सामने। तो भारी मात्रा में ज़िल्लत सहनी पड़ी, भारी मात्रा में बदनामी सहनी पड़ी। और अगर इतिहास के सबसे बदनाम शासक के रूप में अगर आप मोहम्मद शाह को याद करें तो ये भी कोई गलत नहीं होगा, ये भी कोई नाजायज़ नहीं होगा। अगर आप लिस्ट बनाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप लिस्ट बनाएंगे इतिहास के सबसे नालायक शासकों का, तो उसमें कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह टॉप 5 में तो ज़रूर आ जाएंगे। और अगर आप इंडियन रूलर्स की लिस्ट बनाए तो सबसे पहले मोहम्मद शाह ही आएंगे। तो इन्होंने, क्योंकि ये उतना कैपेबल था ही नहीं, ये कैपेबल तो छोड़ो, इसने तो जो बचा था उसको भी संभाल नहीं पाया। फिजिकल ब्रेकअप हो जाता है, अच्छे लोग इसके कोर्ट से निकल जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हिज लेस इंटेलेक्ट। एंड उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण होता है, भीख मांगनी पड़ जाती है। ये आप सोचे कि औरंगज़ेब, जिसने पूरी दुनिया को अपने तलवार के नीचे झुकाया, अकबर, इन सब के ये सक्सेसर थे, इन सब के ये वंशज थे। और ये अब जब भीख मांगेंगे पर्शियन एम्पायर के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया कि पर्शियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, इन दोनों के एनुअल इनकम से भी ज़्यादा अकेले मुग़ल एम्पायर का इनकम होता था। तो मुग़ल एम्पायर अगर भीख मांग रहा पर्शियन एम्पायर से, तो ये कितनी बड़ी ज़िल्लत की बात है। तो बहुत ही ज़िल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ी।
मोहम्मद शाह को, और अगले कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे मोहम्मद शाह के सक्सेसर का कैसा रूल रहा अहमद शाह का, और उसके में क्या क्या कारनामे। उसके में अहमद शाह अब्दाली बड़ा अटैक करता है, वो नादिर शाह का सक्सेसर होता है अहमद शाह अब्दाली, वो भी उसी के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है मराठाओं के साथ अहमद शाह अब्दाली की। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ, ये लोग अकेले ही लड़ रहा होता है। बैटल ऑफ करनाल अगर आप देखेंगे तो ये लोग अकेले ही लड़ रहे हैं। बैटल ऑफ करनाल सिर्फ मुग़ल आर्मी ही लड़ रही है, कोई इसको बचाने नहीं आ रहा, सिर्फ मुग़ल आर्मी इसमें। और इसके जो सूबेदार लोग थे जो बाद में इंडिपेंडेंट हो गए, निज़ाम बुरहानुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क, ये सब लोग आए, और बाकी कोई भी अनदर पावर नहीं आई, ना तो राजपूत सा, ना तो हिंदू पावर कोई आई, ना सिख्स लोग आए। तो ये इसलिए आए क्योंकि इनकी जो सोशल रिलीजियस पॉलिसी थी पहले में, वो इन्होंने इतना नाराज़ कर दिया था कि इन्होंने सही नहीं समझा कि अब इनको मदद नहीं देंगे हम। और सिख्स जो कि सबसे बगल में रह रहे थे करनाल के, पंजाब में ही करनाल पड़ता है, तो उन्होंने भी इनकी मदद नहीं की क्योंकि सबसे ज़्यादा सप्रेशन हुआ औरंगज़ेब के रूल के बाद, और औरंगज़ेब के रूल के दौरान भी तो वो सिख्स का ही हुआ। तो इन्होंने भी इनकी मदद करने की नहीं सोची, और अगर इन्होंने इसकी मदद की होती मुग़ल आर्मी की, तो हो सकता है कि सूरत हाल कुछ और रहा होता। बहरहाल जो हुआ। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसके जो आने वाले शासक थे उनका शासनकाल कैसा रहा, उनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी। और अब जो है, क्योंकि ये जो 2-4 थे ये थोड़े से इंपॉर्टेंट लेटर मुगल्स थे, और अब मेरे ख्याल में 2-3 लेक्चर्स में ही समाप्त हो जाएगा पहला चैप्टर। सो बी विथ आवर चैनल, डू सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें अगर मैं कुछ नया वीडियो डालूँ तो। सो हैप्पी लर्निंग, होप यू हैव enjoyed the video. God bless you. Have a good day. Thanks.